अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ACCA स्टडी हब रिसोर्सेज ऑफ सब्जेक्ट MA1 और इसका चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं और चैप्टर नंबर 2 का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है व्हाट डबल एंट्री वुड बी मेड टू अकाउंट फॉर दिस रिटर्न। अच्छा जी, डबल एंट्री के बारे में पूछ रहा है और हम देखते हैं कि सिनेरियो में क्या है। हमेशा सबसे पहले पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ऑलवेज रिक्वायरमेंट को पढ़ने की। अगर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को आप सही तरह पढ़ लेंगे तो आप फिर जब बाद में नीचे डेटा गिवन पढ़ेंगे तो आपको पता होगा माइंड में कि एग्जामिनर ने हमसे क्या रिक्वायर किया था। और सेकंड ऑप्शन फिर आप सिनेरियो को पढ़ें, सीन को पढ़ें, गिवन डेटा को पढ़ें। तो पहले हमने रिक्वायरमेंट में देख लिया कि हमसे उसने डबल एंट्री मांगी है किसी चीज़ की। अब हम सेकंड स्टेप पे उसके सिनेरियो पे जाएंगे। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है मटेरियल परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने मटेरियल खरीदा था उधार पे, क्रेडिट पे, आर नाउ रिटर्न टू द ओरिजिनल सप्लायर। अब वो वापस भेज दिया। तो सिंपल भाई, जो हमने मटेरियल खरीदा था, मतलब जो परचेजेस की थी मटेरियल की, उसकी अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो मटेरियल रिटर्न या परचेज रिटर्न की एंट्री वो पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम परचेज रिटर्न करेंगे तो वो ऑलवेज क्रेडिट होगी। परचेज में जब हम रिटर्न करेंगे तो मटेरियल को हम हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और सप्लायर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो भाई ये अभी हम देख लेते हैं कि किधर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पेएबल जो आपके सप्लायर हैं ये डेबिट होंगे और मटेरियल अकाउंट जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। बच्चों इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। परचेजेस की एंट्री हमेशा, परचेज अगर करते हैं आप तो इसमें हमेशा मटेरियल को आपने डेबिट करना है। ये याद रख लें, रट्टा लगा लें। अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो इसको रट्टा लगा लें। और अगर क्रेडिट पे होएगी तो आपने जो आपका सप्लायर है यानी कि पेएबल्स हैं, मतलब जो क्रेडिटर्स हैं, उसको क्रेडिट करना है। और अगर यही एंट्री रिवर्स हो जाए यानी कि परचेज रिटर्न हो जाए तो आपने जो पेएबल है इसको डेबिट और जो मटेरियल का अकाउंट है उसको आपने क्रेडिट कर देना है, रिवर्स कर देना है सेकंड केस में। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा मटेरियल रिटर्न हो जाएगा तो हम ये जो पेएबल ऊपर वाले सिनेरियो में क्रेडिट हुए थे इसको डेबिट कर देंगे एंड परचेज रिटर्न मतलब बेसिकली मटेरियल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट। तो ये याद रख लेनी है जी आपने एंट्री। जी सेकंड क्वेश्चन में वो आपको कहता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस फीचर। किसी चीज का इम्पैक्ट वो पूछ रहा है। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ी तो हम देखा कि किसी चीज का इम्पैक्ट पूछ रहा है, किसी फीचर का। अब हम नंबर 2 पे देखते हैं कि वो सिनेरियो में हमें क्या कहता है। कहता है ए फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज दैट इट एनफोर्सेस कंट्रोल ऑन अकाउंटिंग एंट्रीज। हमने किसी कंपनी में अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम लगाया हुआ है, मतलब मैनुअल नहीं है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, तो ये क्या करता है, ये इस चीज पे फोर्स करता है कि कंट्रोल रहे अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर। जी अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर क्या रहे, कंट्रोल रहे। तो कहता है इस फीचर के नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से क्या इंपैक्ट होंगे। तो नंबर 1, अकाउंटेंट्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी। नहीं भाई, आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम करेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अकाउंटेंट्स की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। फाइनेंशियल एनालिसिस, रिपोर्टिंग एटसेट्रा, ये सारे काम कौन करेगा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम लगाने से अकाउंटेंट्स की ज़रूरत खत्म थोड़ी हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, अकाउंटेंट्स की ज़रूरत आपको रहेगी। तो ये गलत ऑप्शन है। बी, इट एनेबल्स कम्युनिकेशन विद डिफरेंट बिजनेस सिस्टम्स। नहीं भाई, अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर जो कंट्रोल लग रहा है, एनफोर्स हो रहा है, इससे कम्युनिकेशन कैसे पैदा हो जाएगी डिफरेंट बिजनेस सिस्टम से। लेट्स से मैंने अपनी कंपनी के अंदर एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है इंस्टेड ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। तो बच्चे अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की इंट्रो से क्या मेरे बिजनेस की दूसरे बिजनेस के साथ ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन हो जाएगी? नहीं भाई, ये मुझे खुद ब खुद करनी पड़ेगी। तो ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हो गई। तो तीसरी ऑप्शन में वो कहता है इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। यस, दिस इज द राइट आंसर। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट होने से
जो मेरे एरर्स एंड फ्रॉड के रिस्क हैं वो कम हो जाएंगे, खत्म फिर भी नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। तो ये बात सही है कि कंप्यूटर ने तो ऑटोमेटिक एंट्री करनी है, उसमें तो अगर जो हमने कमांड कोडिंग के थ्रू फीड कर दी हुई है वो वही काम हमेशा करेगा, 1000 दफ़ा भी आप उसको कहेंगे तो 1000 दफ़ा भी वो सेम रिजल्ट्स देगा। तो इस तरह इसकी गलती, फ्रॉड या एरर के जो रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं। ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, इट सेव्स सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। भाई सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम खत्म नहीं करेगा। सिस्टम की बात हो रही है तो सिस्टम जो है कंट्रोल सिस्टम्स, लाइक परचेज का कंट्रोल सिस्टम, सेल का कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सिस्टम्स को जब इंप्लीमेंट करना है तो उसकी कॉस्ट जो है वो सेव किसी भी सूरत में नहीं होगी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम करने से। परचेज का सिस्टम मुझे फिर भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सेल का सिस्टम मुझे फिर भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग का सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये हमें फिर भी इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। इधर सिस्टम डज नॉट मीन कंप्यूटर सिस्टम, ये बात याद रखिएगा। कंप्यूटर को समटाइम ना हम सिस्टम भी कहते हैं ना, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सेट भी कुछ लोग यूज करते हैं ये वर्ड। तो सिस्टम मींस कंट्रोल सिस्टम। कौन सा कंट्रोल सिस्टम? परचेज, सेल एटसेट्रा, इसकी बात कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दो चीजों के दरमियान वो पूछ रहा है जी कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, भाई ये चीज याद रखनी है आपने कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये दो सेम चीजें नहीं है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो अब अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम देखेंगे। तो इस टाइम वो किसके दरमियान में डिफरेंस पूछ रहा है? वो पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 1 ये वाली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन दोनों के दरमियान में कौन सा नीचे दी गई ऑप्शन में से फीचर नहीं है, वो हमसे ये पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं जी वन बाय वन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंटेंट्स ये लिखे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंटेंट्स या फीचर ये लिखे हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जी, बिल्कुल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑप्शनल है जी, बिल्कुल ये तो है। ये तो फीचर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी, तो ये हमारा आंसर नहीं होएगा क्योंकि हमें ढूंढना है जो फीचर नहीं है। सो बी डिस्क्राइब द एंटायर बिजनेस। यस, ये तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारे कंप्लीट बिजनेस को डिस्क्राइब कर देता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन फोकस ऑन स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। जी बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो स्मॉलर पार्ट ऑफ द बिजनेस, अगर हमें किसी बिजनेस के हिस्से के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है अपनी मैनेजमेंट की, प्लानिंग की, डिसीजन मेकिंग की, कंट्रोल की, किसी डिपार्टमेंट के लिए किसी भी चीज़ की छोटे पोर्शन की हमने डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग या कंट्रोल करना हो तो हम थ्रू मैनेजमेंट अकाउंट्स कर सकते हैं। तो ये भी सही ऑप्शन है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एनुअल रिक्वायरमेंट होती है, हाँ जी बिल्कुल एनुअली बनाने पड़ते हैं हमें। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें बार बार रिक्वायर्ड मोर फ्रीक्वेंटली, जब भी कंपनी को जरूरत होती है, साल में एक दफा से ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। जी बिल्कुल सही है, सी भी सही ऑप्शन है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आ जाते हैं जी लास्ट ऑप्शन जो है डी, रिपोर्ट्स हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन। जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन ही की बेस पर होती है, जो साल गुजर गया है, जो पीरियड गुजर चुका है, पास्ट पीरियड की बेस पर ही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी का जो ये वाला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला फीचर है ये तो सही है। तो अब देखते हैं कि जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में क्या कह रहा है। रिपोर्ट्स फ्यूचर इंफॉर्मेशन ओनली, ये बात गलत कर रहा है जी। सो मैनेजमेंट अकाउंट पास्ट एज वेल एज फ्यूचर दोनों इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करता है। इसने कहा है कि सिर्फ फ्यूचर इंफॉर्मेशन को। सो डी में जो मैनेजमेंट अकाउंट वाला फीचर है ये रॉन्ग है, सो ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नीचे दी गई दो स्टेटमेंट में से सच्ची स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट नंबर 1, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई गलत बात कर रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को रूल्स एंड रेगुलेशन रन नहीं करते, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को रन करते हैं। सो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी चूंकि मैनेजमेंट अकाउंट्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस ये गवर्न नहीं करते। आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह बनाना चाहें बना सकते हैं। Statement number 2, external financial reporting satisfies the need of external parties.
वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज, कहता है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये एक्सटर्नल पार्टीज के लिए होती हैं। जी ये सही है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर मोस्टली यूज करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, ये बात सही है। वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंट्स, अब मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंट्स जो हैं ये सेटिस्फाई करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों को, गलत कह रहा है जी। मैनेजमेंट अकाउंट एक्सटर्नल के लिए नहीं होते, मैनेजमेंट अकाउंट्स ओनली इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ही होते हैं, जो विद इन दी कंपनी है उनके लिए होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। डी इज द राइट आंसर, नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू। Question number 5. Which option is not a purpose of management information? नीचे दी गई स्टेटमेंट में से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के 3 फीचर्स हैं, एक फीचर नहीं है। 4 स्टेटमेंट्स हैं जी टोटल, इनमें से 3 ऐसे हैं जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के मकसद होंगे, एक जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं। ए टू हेल्प मैनेजमेंट प्लान, जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है ये मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में हेल्प करती है, ये तो सही है। तो सही वाला आंसर तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो गलत वाला आंसर चाहिए। बी टू कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जी दिस इज द राइट आंसर। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कानूनी लाजमी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। तो ये कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपकी मर्जी है, आपने करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में हम किसी किस्म की भी जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करते, तो ये मकसद नहीं होता मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का। बी सही आंसर है। अगली दोनों ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सी टू असिस्ट मैनेजमेंट विद कंट्रोलिंग ऑपरेशंस, जी मैनेजमेंट कंट्रोल करती है ऑपरेशंस को, ये सही है और सही वाला हमारा आंसर नहीं है। एंड डी टू हेल्प इंश्योर द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारी कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हमने सही इस्तेमाल करना, थ्रू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ए सी एंड डी ये तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के थ्रू हम करते हैं, तो जो हम करते हैं वो हमें सही आंसर नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए था रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 रिक्वायरमेंट पे आए जी। सबसे पहले कहता है व्हाट इज नॉट अ वैलिड इंफॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ ट्रेनी अकाउंटेंट। क्वेश्चन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आपको अब बड़े सिनेरियोज को पढ़ना आना चाहिए। What is not a valid limitation, जो नीचे दी गई ऑप्शन में से वैलिड लिमिटेशन नहीं है, यानी कि 4 दी गई ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस वैलिड लिमिटेशन होंगी, वो हमारा आंसर नहीं होगा। एक ऑप्शन ऐसी होगी जो कि वैलिड लिमिटेशन नहीं है, नॉट ए वैलिड लिमिटेशन। तो भाई जो नॉट वाली होगी वो हमारा राइट आंसर होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि वो क्या कहता है, वन बाय वन पहले सिनेरियो को पढ़ते हैं। कहता है ए ट्रेनी मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट्स कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। एक ट्रेनी अकाउंटेंट है, उसने कोई फर्म ज्वाइन की है, कोई कंपनी ज्वाइन की गई है, उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि एक नई प्रोडक्ट, अच्छा जी ट्रेनी भी नया है, मतलब जाहिर है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं है, प्रो नहीं है, एंड प्रोडक्ट जो है वो भी कोई न्यू है। तो नए बंदे को नई प्रोडक्ट की कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देख लेते हैं वो क्या इंफॉर्मेशन है। नीचे कहता है नंबर 1 ऑप्शन में द एक्सपेक्टेड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन ए एस्टिमेट ऑफ 10,000 यूनिट्स, कि हम जो प्रोडक्ट नई वाली बना रहे हैं, हम जो ये वाली प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी जो कॉस्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, वो हम एक एस्टिमेट कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। तो बेटा 10,000 यूनिट्स हम जब बनाएंगे तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है, तो हमारी एक एक्सपेक्टेड अंदाजन कॉस्ट आ जाएगी 10,000 यूनिट्स हमने बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी है। नंबर 2 में वो कहता है
मटेरियल्स विल बी परचेज्ड ओवरसीज एंड सब्जेक्ट टू करेंसी कन्वर्जन। मटेरियल हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, हम ओवरसीज किसी दूसरी कंट्री से खरीदेंगे। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो हमारी कंट्री में नहीं है। एक तो बात ये होगी इस लाइन में। दूसरी बात, एक बात पहले वाली है, दूसरी बात एंड सब्जेक्ट टू करेंसी कन्वर्जन, कि भाई जब हम इस मटेरियल को परचेज करेंगे तो रेट चेंज हो सकता है। जैसा कि पाकिस्तान में आए दिन डॉलर के रेट चेंज होते रहते हैं, तो अगर हमें बाहर से कोई मटेरियल मंगवाना है तो जिस दिन हम मंगवाएंगे उसका रेट चेंज हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3, द ट्रेनी हैज यूज्ड अ सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पर यूनिट एज इंस्ट्रक्टेड। ट्रेनी को ये बता दिया गया, कॉस्ट जो है ऊपर वाली वो तो ऊपर स्नैरियो में बता दी गई, कॉस्ट के जो पोर्शन है ये दोनों तो कॉस्ट की चीजें हैं। ये जो है तीसरी ऑप्शन ये सेल्स के बारे में है, जो सेलिंग प्राइस है उसके बारे में है। तो ट्रेनी अकाउंटेंट हैज यूज्ड टू सेलिंग प्राइस से कहा गया कि भाई तुमने $20 पर यूनिट के यूज कर लेने हैं एज सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट। और इसके आगे लिखा हुआ वर्ड एज इंस्ट्रक्टेड, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको इंस्ट्रक्ट किया गया। तो इंस्ट्रक्ट किसकी तरफ से किया गया होगा? किसी सीनियर की तरफ से। तो भाइयों ये हमने सिनेरियो पढ़ लिया। अब देख लेते हैं नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से इसकी लिमिटेशन कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, मटेरियल कॉस्ट में नॉट बी एक्यूरेट ड्यू टू करेंसी एक्सचेंज रेट मूवमेंट। जी बिल्कुल सही बात है कि मटेरियल की जो कॉस्ट हमने एस्टिमेट की है वो हो सकता है सही ना हो, क्योंकि करेंसी के एक्सचेंज रेट हो रहे हैं। हाँ जी, ये तो लिमिटेशन है, ये तो बिल्कुल सही लिमिटेशन है। जो सही लिमिटेशन है वो हमारा आंसर नहीं होगी। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं है। हमें ढूंढना है कौन सी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की लिमिटेशन नहीं है। तो भाई पहले तो इस बात को समझें कि ये ऑप्शन नंबर ए में कह क्या रहा है। लेट्स सपोज जी आज मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया। आज क्या डेट है जी? ऊपर आ रही है 24। आज मैं किसी के साथ एग्रीमेंट करता हूं 24/9/2023 को। पाकिस्तान से मैंने मटेरियल का परचेज का ऑर्डर दिया और अमेरिका में कहा किसी को कि मुझे एक चीज चाहिए। तो आज अगर वो मुझे कहता है कि $100 की वो चीज है, तो आज का रेट $1 इक्विवेलेंट टू लेट्स से 300 रुपए है। तो मुझे उसे कितनी पेमेंट करनी है? भाई मुझे उसे इतनी पेमेंट करनी है 30,000। ठीक होगी बात। अब मुझे उसको 30,000 की पेमेंट करनी है, लेकिन मैंने उससे कहा कि आज मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर लेता हूं, लेकिन पेमेंट मैं आपको करूंगा 1 माह के बाद। यानी कि इस डेट के 1 माह बाद जो डेट आएगी वो बनती है 23/10/2023। इस दिन मैं आपको पेमेंट करूंगा $100 की। पेमेंट मैंने कितनी करनी है जी? $100। ये हमने डिसाइड कर लिया था किस दिन? 24/9 को हमने डिसाइड कर लिया था। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक तो मुझे पेमेंट करनी थी 30,000 रुपए की। अब जिस दिन 23/10/2023 आई, तो उस दिन मैंने $100 पे करने का सोचा, तो उस दिन डॉलर का रेट हो गया हुआ था 300 की बजाय, जैसे कि पाकिस्तानी हालात हैं, इस 300 की बजाय डॉलर का रेट हो गया था 310। लेट से अज्यूम करें, अल्लाह ताला हालात हमारे कायम रखें, तो फिर बेटा मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ जाएगी? फिर मुझे 31,000 की पेमेंट करनी पड़ जाएगी। तो अब मुझे जो 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, ये ड्यू टू करेंसी रेट फ्लक्चुएशन, क्योंकि जिस दिन मैंने पेमेंट करनी थी उस दिन मुझे पीकेआर जो पाकिस्तानी करेंसी है वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी। हालांकि मैंने सोचा हुआ था कि पाकिस्तानी करेंसी मुझे 30,000 पे करनी पड़ेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये बिल्कुल सही है, ये 100% सही कह रहा है। ये लिमिटेशन होती है मैनेजमेंट अकाउंट्स की, जो लिमिटेशन है वो हमारा आंसर नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, द सेलिंग प्राइस में बी इनकरेक्टली कैलकुलेटेड। यस, दिस इज द राइट आंसर। ये जो है लिमिटेशन नहीं है। सेलिंग प्राइस जो कैलकुलेट की गई है वो ट्रेनी अकाउंटेंट ने कैलकुलेट नहीं की। ट्रेनी अकाउंटेंट का इसमें कोई भी सोर्स इन्वॉल्व नहीं था। उसको क्या आया था? उसको इंस्ट्रक्शंस आई थी, इंस्ट्रक्शंस बाय सीनियर। ये देखें, तो भाई जिस तरह सीनियर ने कहा वैसी उसने उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन कर दी। तो अब उसमें किसी भी किस्म की लिमिटेशन नहीं बनती, उस बेचारे का कोई भी कसूर नहीं है। सो लिमिटेशन इसमें नहीं आती। सी, दी कंपनी में प्रोड्यूस फ्यूअर यूनिट्स देन एक्सपेक्टेड। यस, दिस इज द राइट आंसर। कंपनी ने सोचा था कि 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, ये मेंशन है 10,000 यूनिट्स। तो हो सकता है कंपनी फ्यूचर में 10,000 यूनिट्स ना बनाए,
तो ये भी लिमिटेशन है मैनेजमेंट अकाउंट्स की, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एंड डी, मटेरियल प्राइसेस में चेंज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन। हाँ जी, जो मटेरियल की कीमत हमने डिसाइड की थी वो भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि मुल्क के हालात खराब हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से दुनिया के वर्ल्ड वाइड हालात खराब हो रहे हैं, तो मटेरियल की प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, तो ये भी लिमिटेशन है मैनेजमेंट अकाउंट्स की। सो जो लिमिटेशन नहीं है गिवन सिनेरियो में, वो ये ऑप्शन नंबर बी मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करनी है, क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग करनी है, और किस चीज की, ट्रांजैक्शन की। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है जी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स की बेस पर होता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं कुछ, उसमें हमने मेंशन किया था कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो रिपोर्ट्स की तरफ फोकस करती है, अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग की तरफ फोकस नहीं करती। बी मैनेजमेंट अकाउंट्स, नहीं भाई, मैनेजमेंट अकाउंट्स भी जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के हवाले से नहीं होता, ये प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग फॉर इंटरनल मैनेजमेंट की तरफ से होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग तो किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करने के लिए होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगी। डी इज द राइट आंसर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, क्लासीफाई करती है, इंटरप्रेट करती है, समराइज करती है इन अ स्पेसिफिक मैनर। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज नॉट अ फोकस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस क्या नहीं है। नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस होगा और 1 ऑप्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस नहीं होगा। जो नहीं होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो भाई मैनेजमेंट अकाउंट के बड़े मशहूर ज़माना 3 बार बार हम पढ़ चुके हैं, पीडीसी, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो ये 3 चीजें मैनेजमेंट अकाउंट का फोकस होती हैं। तो हम देख लेते हैं, अभी हमें पता चल जाता है। नंबर ए प्लानिंग, ये तो मैनेजमेंट अकाउंट का फोकस होता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी ये भी मैनेजमेंट अकाउंट का फोकस होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी बिल्कुल सही आंसर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट अकाउंट्स का फोकस नहीं होगा, ये तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फोकस होगा। डी डिसीजन मेकिंग, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस होता है, तो जो होता है वो हमारा आंसर नहीं है। ये देखें जी, डी इधर आ रहा है, जो पी है वो इधर आ रहा है, और जो सी है वो इधर आ रहा है। तो ये 3 चीजें तो होती हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 टू इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स एज फॉलोज। नीचे दी गई 2 इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स बेसिकली फिल इन दी ब्लैंक्स है, जैसे हम बचपन में छोटे हुए करते थे, तो उनको हमने फिल करना है। तो देखते हैं जी, ए ट्रेनी मैनेजमेंट अकाउंटेंट वुड प्रिपेयर इंफॉर्मेशन इंटेंडेड मेनली फॉर। भाई ट्रेनी अकाउंटेंट कौन सा है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। तो ट्रेनी मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर इंफॉर्मेशन बनाएगा तो वो इंटरनल यूज के लिए बनाएगा, ये हमें कंफर्म होना चाहिए। ट्रेनी मैनेजमेंट अकाउंट्स या मैनेजमेंट अकाउंटेंट इवन प्रोफेशनल सीनियर भी होगा तो इंटरनल यूजर के लिए बनाता है। ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड मेनली फॉर एक्सटर्नल यूज। जी ये हमें भी पता है, तो पहली ऑप्शन इंटरनल और दूसरी ऑप्शन एक्सटर्नल, ऑप्शन नंबर डी में है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, a data file contains standing or reference data such as customers name and addresses। जी डेटा फाइल में स्टैंडिंग और रेफरेंसेस दिए गए हैं कस्टमर्स के, जैसा कि नाम और एड्रेस। कहता है व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज दिस, ये किस तरह की फाइल है। तो बेटा हमें इस चीज का याद होना चाहिए, हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जिसमें स्टैंडिंग रेफरेंसेस दिए हों, लाइक नेम एंड एड्रेसेस वगैरह, तो उसको हम कहते हैं मास्टर फाइल। ये कौन सी होती है जी, मास्टर फाइल। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल आंसर नहीं होगा। इसका मतलब है एक ऐसी फाइल जिससे हमें किसी किस्म की ट्रांजैक्शंस का पता चल रहा हो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस लाइक इनवॉइसेस, बिल्स, परचेजिंग वगैरह, ऐसी फाइल्स को ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं।
तो भाई इसके बारे में तो हमें पूछा ही नहीं गया, हमें तो पूछा गया स्टैंडिंग और रेफरेंसेस फाइल के बारे में जिसमें कस्टमर का नाम पता दिया गया। बी स्प्रेडशीट फाइल, भाई स्प्रेडशीट फाइल जो है वो इससे मजीद चीज़ों की तरफ भी होती है, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं उसमें नाम पता दिए गए हैं, इसमें मजीद डाटा भी होता है, इसमें पिक्चर्स भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्प्रेडशीट में ग्राफ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बेशुमार चीज़ें। एंड ऑप्शन नंबर सी की फाइल, ये तुमने कभी आज तक सुना ही नहीं, की फाइल क्या होती है। की फील्ड तो हो सकता है, की फाइल जो है वो हमने नहीं सुना, तो मास्टर फाइल इज बेसिकली द राइट आंसर। Question number 11. Which branch of accounting is concerned with variance analysis? तो बेटा कौन सी अकाउंटिंग की ब्रांच है जो वेरिएंस एनालिसिस के बारे में देखती है? तो वेरिएंस क्या होता है, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ था जो कि हमने एक प्लानिंग के मुताबिक बनाया था, हमने सोचा था एक चीज हमारी 30 रुपए की बननी चाहिए, फिर एक्चुअली वो हमने चीज बनाई, तो स्टैंडर्ड में हमने सोचा था कि वो प्रोडक्ट चीज बनेगी 30 रुपए की, एक्चुअली वो चीज बन गई 35 रुपए की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हम देखेंगे कि 5 रुपए हमारे एक्स्ट्रा लगे, तो इस दिस इज नोन एज वेरिएंस एनालिसिस। तो भाई स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ, तो फिर हमारा क्या आ जाता है, वेरिएंस। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ब्रांच इसके बारे में कंसर्न है। ए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नहीं भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों इस चीज को देखेगी, ये तो अपनी रिपोर्ट्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कंसर्न्ड होती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीजें आती हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस हवाले से फोकस करती है। बी मैनेजमेंट अकाउंट्स, यस दिस इज द राइट आंसर। मैनेजमेंट ने देखना है कि भाई हमने एक स्टैंडर्ड बनाया था, क्या एक्चुअली रिजल्ट्स उसी के मुताबिक आए हैं या इनके दरमियान में कोई डिफरेंस है, कंपेयर करना है, अगर कोई डिफरेंस है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस। जी बी इज द राइट आंसर। सी ट्रेजरी, ट्रेजरी तो ज्यादा खजाने के बारे में, पैसे के बारे में, फाइनेंस, पैसा किधर से आएगा किधर लगाना है उस बारे में फोकस होता है। एंड डी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमने लास्ट क्वेश्चन काफी कर चुके हैं जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि ये कंसर्न्ड होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के बारे में मेनली। क्वेश्चन नंबर 12, भाई ऊपर दी गई दो स्टेटमेंट में से सही कौन सी है, गलत कौन सी है, वन बाय वन देखते हैं। टू स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में है, नीचे दी गई दोनों स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में है। स्टेटमेंट नंबर 1, प्लानिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ऑफ एक्शंस एंड कंपेयरिंग देम टू एक्सपेक्टेड आउटकम। प्लानिंग के बारे में पूछ रहा है, कहता है प्लानिंग में ये चीज शामिल होती है कि हम चीजों को मॉनिटर करें और फिर उनको कंपेयर करें एक्सपेक्टेड आउटकम से। तो भाई ये प्लानिंग नहीं होती, ये चीज तो गलत है, ये एक्चुअली मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग में ये चीज इन्वॉल्व होती है जिसमें हम कंटिन्यूसली देखते हैं चीजों को और फिर उसको जो हमारे रिजल्ट्स आने हों उससे हम कंपेयर करते हैं, तो प्लानिंग नहीं होती। अगर इस प्लानिंग की जगह पे वर्ड मॉनिटरिंग होता तो फिर ये स्टेटमेंट सही होती, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, पहली स्टेटमेंट है जी फॉल्स। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेटमेंट, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग बिटवीन वेरियस बिजनेस ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के दरमियान में चूज करना प्लानिंग नहीं होती, ये डिसीजन मेकिंग होती है। तो भाई अगर इस प्लानिंग की जगह पे वर्ड डिसीजन मेकिंग होता तो ये सही होती, सो दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13, what is not an advantage of a computerized accounting system compared to a manual accounting system। नीचे दी गई चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन एडवांटेज हैं, जो एडवांटेज हैं वो हमारा आंसर नहीं है, एक ऑप्शन एडवांटेज नहीं है मतलब डिसएडवांटेज है, वो हमारा आंसर होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या है, कहता है एरर्स इन सोर्स डॉक्यूमेंट आर आइडेंटिफाइड मोर क्विकली। नहीं भाई, आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करें या मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करें, सोर्स डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट से आप एंट्री कर रहे हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, अगर वही गलत है तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। लेट्स से हम ये सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट एक इनवॉइस आई, एक बिल हमें आया, हमारे वेंडर ने भेजा, उसकी अमाउंट थी $280।
हमने इसकी बिजनेस में एंट्री कर दी, हम कंप्यूटर सिस्टम यूज करते थे, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते थे, अकाउंटिंग का, अकाउंट्स का कोई सॉफ्टवेयर यूज करते थे, तो हम इसकी डबल एंट्री इस सिस्टम में हमने कर दी, तो हमने भी $280 से ही की। एक्चुअली जब बाद में सोर्स डॉक्यूमेंट में हमने इन्वेस्टिगेशन की तो ये इनवाइस 280 की बजाय होनी चाहिए थी लेट से $260 की, ₹20 का हमें एडिशनल उसने इनवाइस भेज दी थी। तो बेटा इसकी गलती हम इधर ही फाइंड कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में ये मेंटेन रहेगी, कंटिन्यू होगी, इसका मसला कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से नहीं है। सो सोर्स डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती है तो वो कंप्यूटराइज सिस्टम में भी सेम चलेगी गलती और मैनुअल में भी सेम चलेगी। सो दिस इज माय राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यही मेरा आंसर है। ये है डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज बेसिकली नहीं है, हम इसको डिसएडवांटेज की बजाय हम बेहतर कह सकते हैं कि ये हमारा एडवांटेज जो है वो नहीं है, नॉट अ एडवांटेज, इसको बेटर हम लिख सकते हैं जी, नॉट एन एडवांटेज। अच्छा जी, बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। बी, देयर इज अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ पेपर यूज्ड एंड स्टोर्स। जी बिल्कुल ये सही बात है, जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम करेंगे तो हम पेपरलेस इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, कागजात का इस्तेमाल हम कम करते हैं, मैनुअल जो कागजात यूज होते हैं रजिस्टर वगैरह, ये एडवांटेज है, ये हमारा आंसर नहीं है। सी, ए वाइडर वैरायटी ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स कैन बी प्रोड्यूस प्रॉम्प्टली। जी बिल्कुल सही है, ये भी एडवांटेज है, जितनी मर्जी वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स, ज्यादा रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से बना सकते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल्स। डी, देयर इज लेस स्कोप फॉर अरिथमेटिक एरर्स। जी कंप्यूटर गलतियां कम करता है, अरिथमेटिक एरर्स का मतलब होता है कैलकुलेशंस के एरर, कंप्यूटर 24/6 जो आंसर होएगा वही बताएगा, 5/9 जो आंसर होएगा वही बताएगा, तो इस तरह की गलतियां ह्यूमन में या मैनुअली ज्यादा हो सकती हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में गलत कम हो सकती हैं। सो ए जो है वो हमारा सही है। लास्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे ACCA के ऑफिशियल स्टडी हब रिसोर्सेज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स है, उसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ मोटर मैन्युफैक्चरर। कोई कंपनी है वो मोटर व्हीकल्स बनाती है लाइक होंडा एटसेट्रा, किसी भी किस्म की वो मोटर्स बनाती है। अब उसके बारे में, उसके मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन के बारे में प्रोड्यूस करती है, उसका गिवन डाटा है। वो कहता है जी ओवरहेड्स जो कॉस्ट हैं इनको हमने कोड्स दिए हैं, वो कोड्स क्या दिए हैं, ओवरहेड्स मुख्तलिफ किस्म की जो कॉस्ट हैं इस कॉलम में आ रही हैं और जो उसको कोड दिए हैं वो इस कॉलम में आ रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट हैं उनको कोड हमने दिया है 100 से लेकर 199 तक, जो एडमिनिस्ट्रेशन की कास्ट है उसको हमने कोड दिया 2 से लेकर 299 तक, सेलिंग को कोड दिया 300 टू 399 एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कोड दिया 400 टू 499। अब रिक्वायरमेंट में वो क्या कह रहा है, कहता है विच ट्रांजैक्शन आर कोडेड करेक्टली टू द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। अच्छा जी, नीचे दी गई दो ट्रांजैक्शन में वो अब हमसे पूछ रहा है कि हमने कौन सी ट्रांजैक्शन को सही कोड दिया है। वन बाय वन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वेजेस ऑफ अ सुपरवाइजर इन द फिनिश गुड्स वेयर हाउस। तो एक सुपरवाइजर है, उसकी वेजेस के बारे में बता रहा है, उसकी उस सुपरवाइजर की वेजेस के बारे में पूछ रहा है, और सुपरवाइजर किधर काम करता है, फिनिश गुड वेयर हाउस में। तो बेटा ये चीज याद रखिएगा, पहले रॉ मटेरियल स्टोर आता है, अब रॉ मटेरियल स्टोर के बाद चीजें किधर आती हैं, प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन कौन सा होता है, WIP वर्क इन प्रोसेस वाली जगह, फिर इसके बाद वाली जो स्टेज है वो फिनिश्ड गुड्स की आ जाती है। तो ये बंदा किधर काम कर रहा है, ये बंदा काम कर रहा है इधर, ये हमारी कंप्लीट प्रोडक्ट्स हैं यानी कि रेडी टू सेल प्रोडक्ट्स हैं। तो बेटा इसको उन्होंने कोड दिया है 410। तो हम देख देते हैं ऊपर के 410 किस रेंज में आ रहा है, ये आ रहा है इधर, तो ये बिल्कुल सही उन्होंने कोड दिया। डिस्ट्रीब्यूशन चीजें बेचने की जगह पर, तो डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने जो कोड दिया है वो रेंज है 400 टू 499। तो 410 का जो कोड है वो इस रेंज के दरमियान में ही आ रहा है, तो ये कोड उन्होंने बिल्कुल सही दिया। सो कॉन्सेप्ट इधर ये था कि फिनिश गुड्स चीजें कंप्लीट हैं, मुकम्मल हैं, रेडी टू सेल हैं, रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट दी कस्टमर हैं, रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट दी कस्टमर हैं। सो ये कोड इन्होंने बिल्कुल 100% सही दिया है।
ऑप्शन नंबर 2 कहता है वेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट स्टाफ, जो बंदा हमारा ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिपार्टमेंट, हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉइज, फायरिंग ऑफ द एम्प्लॉइज, नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, उस डिपार्टमेंट में जो बंदा काम कर रहा है उसकी वेजेस को हमने कोड दिया है 110। तो 110 कोड की रेंज कौन सी बन रही है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ। तो ये बिल्कुल गलत है। हमें इसका कोड किधर करना चाहिए था? इसका कोड बेसिकली होना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन की रेंज में। ये मैं ग्रीन हाईलाइट करने लगा हूं। एक्चुअली इसका कोड बनता था, ये ग्रीन हाईलाइटेड लाइन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जगह पर एचआर वगैरह इधर ही आता है, जो गिवन डाटा है इसमें से। तो प्रोडक्शन में तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, प्रोडक्शन में बेटा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की कोड की जो रेंज है फ्रॉम 100 टू 199, इसमें ये नहीं आता। सो बेसिकली जो ऑप्शन नंबर ए है ट्रांजैक्शन नंबर 1, दिस इज द राइट आंसर। आई एम होपफुल आपको चीज़ों की समझ आ रही है। किसी किस्म का कोई इशू हो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। 0303686495 इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर के हैं वो 0092 पाकिस्तान का कंट्री कोड लगाना ना भूलिएगा। ईमेल करना चाहें तो adilmia26@gmail.com। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।